कि जजों में भी आरक्षण लागू हो। ये कॉलेजियम सिस्टम में सुधार होने की ज़रूरत है, क्योंकि समय के हिसाब से सब चीज़ें बदलती हैं। जैसे पहले हमारी बोली भाषा कुछ और थी, पहनावा कुछ और था, रहन सहन कुछ और था। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें चेंज हुई। पहले आदमी उस पे जाता था, बैलगाड़ी पे जाता था, अब आदमी कार पे जाता है। अब ट्रांसपोर्ट के नए नए साधन आ गए। तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जाति विशेष के जज ना हो, सभी जातियों के जज हो, क्योंकि जिनके पैर न फटी बेमाई वो क्या जाने पीर पर आई। अगर कोई दलित पिछड़ा होगा तो वही किसी दलित पिछड़े के दर्द को समझ सकता है। लेकिन कहते हैं कि योग्य नहीं होते हैं इस कैटेगरी के लोग, न्याय व्यवस्था में जो है न्याय नहीं दे पाएंगे। इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या हमारे देश में अगर कोई बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 150 से ज़्यादा हो, वो आइंस्टीन या न्यूटन बन सकता है? कोई मान लो गरीब गांव में पैदा हुआ दलित पिछड़े का बच्चा हो, क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो टीचर बन पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जाति और धर्म देख के बच्चे को मौके दिए जाते हैं। वही कुछ देश ऐसे हैं यूरोप के जहाँ जाति और धर्म ज़्यादा मायने नहीं रखता, और वहाँ वो बच्चा पैदा होता है तो वो न्यूटन आइंस्टीन बन जाता है। हमारे देश में न्यूटन आइंस्टीन क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे देश में जो साधन संसाधन और ये जो व्यवस्थाएं हैं कुछ जातियों के पास ही रही हैं। अगर ये सभी जगह सुविधाओं का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता और शुरू से रहता, सबको मौके मिलते। अब कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाना नहीं जानता है, उसे आप साइकिल पकड़ा दो तो क्या होगा? वो साइकिल चला पाएगा? भैया पहले उसे साइकिल चलाना सिखाओ। तो अगर दलित और पिछड़ों को आप आरक्षण देंगे, उन्हें बराबर मौके देंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आप किसी को मौके नहीं दोगे, किसी को आप क्रिकेट का बैट पकड़ा दो तो क्या वो चौके छक्के बैट पकड़ते ही मारने लगेगा? भैया पहले उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो। ठीक उसी तरीके से दलित और पिछड़ों को आपको बराबर मौके देने पड़ेंगे। तो टैग लग जाता ना, आरक्षण वाले हैं आप लोग तो बिल्कुल बेकार हैं, कुछ नहीं आता। भैया उन पे भी तो टैग लगा हुआ है कि वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं। आप रिटन में देख लीजिए उनके नंबर कितने आते हैं। बाकी परीक्षाएं छोड़ दो, यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम उठा के देख लो। रिटन में उनके नंबर देखो, हमारे नंबर देखो, फिर इंटरव्यू में उनके नंबर देखो, हमारे देखो, उन्हें विशेष कृपा मिल जाती है। 95 नंबर आते हम तब भी नहीं पहुंच। रिजल्ट देखो ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मान लीजिए 700 नंबर किसी व्यक्ति को पिछड़े को मिले हैं और 700 ही सवर्ण को मिले हैं, तो उसको इंटरव्यू में 200 में से 180 दे देते हो, पिछड़े को 140 दे देते हो। चलता रहेगा ऐसा जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक देश में उच्च आसीन पदों पर दलित पिछड़े लोग नहीं बैठेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज़्यादा दलित पिछड़े जज नहीं बनेंगे, जब तक मीडिया में 50% दलित पिछड़े मालिक नहीं होंगे, तब तक इस तरह की व्यवस्था चलती रहेगी। और ये व्यवस्था बदलने के लिए बहुजनों की सरकार आनी जरूरी है, बहुजनों का व्यवस्था में आना जरूरी है। बहुत बड़ी बात कही है, और आखिर उन्हें ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी? कितनी पीड़ा रही होगी उनके मन में, ये बात सोचिए ना, कि आखिर उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो शोषित वंचित समाज से आते हैं। उनकी पीड़ा आप समझिए कि आखिर उन्होंने क्यों कहा। और इतनी बड़ी जो ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी इस बात को कहा, और मालूम है उनको कि इसके बाद उनका कैसे विरोध होगा, किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाए जाएंगे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। तो हमारे जो बाकी बहुजन जो जज हैं, जो नीचे कोर्ट पर हैं, तो उन लोगों को आपस में लामबंदी करके एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अपनी लड़ाई उनको खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे जो बहुजन सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी न्यायपालिका से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसा महकमा है जहां पे सिर्फ एक जाति विशेष की मोनोपोली है। हालांकि इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों बनते हैं। ज्यादातर जो संख्या है वो उन्हीं की क्यों है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपर कास्ट के लोग ज्यादातर जज रहे हैं, कई घराने ऐसे हैं वो जज बनते रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि लाखों करोड़ों केस पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, लाखों लोग जेल में पड़े हैं, करोड़ों लोग जेल में पड़े हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया है? देखिए आज की तारीख में देखा जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 10 करोड़ से ज्यादा क्यों पेंडिंग है? क्योंकि पर्याप्त संख्या में, पहली बात तो जज नहीं है, पर्याप्त संख्या में हमारे पास न्यायालय नहीं है, और दूसरी बात कि योग्य जज नहीं है। योग्य जज क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये सिस्टम बना हुआ है कि जज का बेटा ही जज बनेगा, इस सिस्टम पे इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें दलित पिछड़ों की जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, प्रतिभावान व्यक्तियों की जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, तभी ये
जो सिस्टम है वो सुधर पाएगा। नहीं तो न्यायपालिका में आदमी ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा, पिता का केस पुत्र लड़ेगा, पुत्र का केस उसका पुत्र लड़ेगा और सालों केस चलते रहेंगे। आए दिन आप अखबार में खबरें देखते हो कि 40 साल पुराने केस में फैसला हुआ है कि जो अपराधी है वो निर्दोष निकला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समय से एक गरीब व्यक्ति को, एक पिछड़े व्यक्ति को, एक शोषित वंचित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। जज जाति और धर्म देख के न्याय देते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये लागू होगा नहीं होगा, कई बार राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने भी कहा कि आदिवासी, ओबीसी तमाम लोग ऐसे जेल में जिनको पता ही नहीं है क्या हुआ, उन पर ध्यान, तो उन पर काम तो होता नहीं है। ये लोग बोल तो देते हैं हमारे लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ कि असली बात तो ये है कि आपने नियम बना दिया, अब नियम को लागू करवाना है। मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1991 में बीपी सिंह ने लागू करी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में केस फंस गया। फिर वो कब लागू हो पाया? फिर उसके बाद हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है उसमें कब लागू हो पाया? 15 साल लग गए। तो अब सोचो, जो सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था जहाँ पे मनवादी ताकतों का कब्जा है, जब ये नियम उन्होंने बनाया है तो लागू होने में कितना समय लगेगा? क्या दोबारा मुख्य न्यायाधीश कोई दलित पिछड़ा बनेगा और कब बनेगा और कितने समय के लिए बनेगा? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन संविधान पे अगर हम लोग संविधान की नियमावली पे अड़े रहें, दलित पिछड़े एकजुट रहें, जागृत रहें, तो निश्चित तौर पे जो ये न्यायपालिका है यहाँ भी हमें आने वाले समय में बहुत बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। देखिए, फैसला स्वागत योग्य है और अभी सिर्फ कर्मचारियों पे किया गया है कि बाबू चपरासी जो लगेंगे उन पे 27% और जो SC ST वाला आरक्षण है 22% वो लागू हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे जो माननीय न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, इनका कार्यकाल कितना बचा है। ठीक है, क्या वो भर्तियां हो पाएंगी, क्या वो नियुक्तियां हो पाएंगी? क्योंकि इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं, जो मुख्य जज बनने वाले हैं, बता रहे हैं वो बहुत बड़े मनवादी हैं। ये इन्होंने लागू तो कर दी, चूंकि ये बुद्धिस्ट विचारधारा के और बहुजन विचारधारा के जज थे, इनके अंदर दर्द था, इन्होंने उस पीड़ा को आजीवन झेला, इसलिए उन्होंने इस बात को लागू किया और कहा भी कि 75 साल के बाद बताओ अभी भी यहाँ आरक्षण नहीं है। जो न्याय देने वाले लोग आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी महकमे क्या करेंगे? और उन्होंने तो बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बोला है कि न्याय जो है वो न्याय की तरह रखो, उसमें जाति धर्म ना देखा जाए, क्योंकि न्याय व्यवस्था इस समय हमारी सबसे ज़्यादा चरमराई हुई है, जाति धर्म देख के न्याय दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर गवई साहब का जो फैसला है उसकी तो जितनी प्रशंसा करी जाए, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अब हमें वाकई थोड़ा सा एक आस उम्मीद जगी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुजनों के हित में भी कुछ फैसले आएंगे और आने वाले समय में हमें सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे बहुजन जज दिखाई देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि गवई साहब अपने कार्यकाल के भीतर इस तरह के कितने फैसले लेकर उनको क्रियान्वित कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जजों में भी अब ये लागू हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो खुद कहना चाह रहा हूँ